हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। हमने कल उसमें हाइड्रोकार्बन के टाइप देखे थे, चक्रीय, अचक्रीय। और चक्रीय में दो टाइप थे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक संतृप्त और असंतृप्त दो टाइप के थे। आज हम एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर होता है उसको देखते हैं। पहले एलिफैटिक को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं और इसको एरोमेटिक भी बोलते हैं। एक डिफरेंस मैंने इसमें कल बताया था कि एरोमेटिक काले धुएं के साथ जलते हैं जलाने पे, और एलिफैटिक में धुआं नहीं निकलता। अब इसमें आज डिटेल से देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो एलिफैटिक होता है उसमें जो श्रृंखला होती है वो ओपन होती है, ये कल समझाया था मैंने। जो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु होते हैं वो ऐसे सीधे होते हैं, या फिर इसमें ऐसे ब्रांच भी निकल सकती है कहीं से भी। तो मतलब ये खुली श्रृंखला होती है, ओपन खुली। और जो एरोमेटिक होती है उसमें क्लोज्ड होती है। जैसे बेंजीन था, इसमें ऐसे ये बंद हो रहा है, मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ जाता है आके और वो बंद हो जाता है, तो ये क्लोज्ड श्रृंखला कहलाती है। एलिफैटिक गंधहीन होते हैं, इसमें गंध नहीं आती, और एरोमेटिक में गंध आती है। एलिफैटिक एकल या द्विबंध किसी भी क्रम में होते हैं। जो एलिफैटिक होते हैं इसमें सिंगल या डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। इसमें जैसे ये है, इसमें कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। इसमें मतलब कहीं भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता। लेकिन जो ये एरोमेटिक होता है इसमें फिक्स रहता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड आएंगे और वो एक छोड़ के एक जगह आएगा। यहाँ पे लगाया, इसको छोड़ेंगे, फिर यहाँ, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर यहाँ। तो वो एक छोड़ के एक मतलब एकांतर क्रम में होते हैं, एकल और द्विबंध। ये बिना धुएं के चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं और इसको जलाने पे धुआं निकलता है काला। ये अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनकी कार्बन श्रृंखला ये खुली रहती है। इसमें से ये कहीं से भी क्रिया कर सकते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, वो हाइड्रोजन परमाणु हट के कुछ और जुड़ जाएगा, इसलिए ये खुले होने के कारण ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पोर्शन खुला नहीं रहता। इसमें क्रिया कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह करना पड़ता है, तो ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती एलिफैटिक में, और इसमें होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। असंतृप्तता कम, मतलब असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कम होते हैं और इनमें अधिक होते हैं। मतलब इनमें तो सभी परमाणुओं में देखे जा सकते हैं अधिकतर। जो एरोमेटिक होते हैं उनमें जो सभी यौगिक होते हैं उनमें अधिकतर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है, तो इनमें असंतृप्तता कम होगी और इनमें अधिक होगी। कम स्थायी, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए ये कम स्थायी होते हैं, क्योंकि कभी भी ये क्रिया कर सकते हैं आराम से। तो अगर ये स्थायी होंगे तो क्रिया करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये कम स्थायी होते हैं। और ये अधिक स्थायी होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं। जो स्थायी होगा वो क्रिया बहुत कम करेगा, उसको क्रिया कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वगैरह देनी पड़ेगी या कुछ और केमिकल लगाने पड़ेंगे उसमें, तो अधिक स्थायी होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं। ये मेन डिफरेंस है एलिफैटिक और एरोमेटिक के। एक बार इनको फिर देख लेते हैं। एलिफैटिक में ये ओपन श्रृंखला होती है, इसमें क्लोज्ड होती है। ये गंधहीन होते हैं एलिफैटिक, एरोमेटिक गंधयुक्त होते हैं। इसमें एकल और द्विबंध किसी भी क्रम में होते हैं, इसमें एकांतर क्रम में होते हैं। ये बिना धुएं के जलते हैं चमकदार ज्वाला के साथ, और ये काले धुएं के साथ जलते हैं। ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते एलिफैटिक, और एरोमेटिक देते हैं। असंतृप्तता कम होती है एलिफैटिक में और एरोमेटिक में अधिक होती है। एलिफैटिक कम स्थायी होते हैं और एरोमेटिक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ये इनके डिफरेंस हो गए। अब हम ये देखते हैं कि अधिकतर कार्बन सब जगह पाया जाता है, तो वो क्यों पाया जाता है, किस कारण से पाया जाता है उसको देख लेते हैं। कार्बन अधिकतर सब जगह पाया जाता है, तो वो क्यों पाया जाता है, उसके 2-3 मेन कारण है, उनको देखते हैं। एक तो जैसे अभी हमने एलिफैटिक में देखा, उसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण बोल सकते हैं उसको, तो ओपन श्रृंखला होती है उसमें। तो एक फर्स्ट कारण है इसका श्रृंखलन का गुण।
श्रृंखलन का गुण मतलब जैसे हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ एक और जुड़ जाएगी, इसके साथ एक और, इस तरह से ये कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकता है। जैसे हमने उसमें फुल रिंग में देखा था कि C16 उसमें 60 कार्बन थे फुल रिंग में। इस तरह से ये कार्बन बहुत सारे आपस में जुड़ के ये श्रृंखला बना सकते हैं लंबी, बहुत लंबी। तो इसी कारण ये सब जगह पाए जाने का कारण एक तो ये है इसका। दूसरा चक्रीय श्रृंखला, जैसे बेंजीन में चक्रीय श्रृंखला होती है। चक्रीय श्रृंखलन का गुण, अब जो एरोमेटिक यौगिक है वो सारे चक्रीय श्रृंखला बनाते हैं, तो इसमें चक्रीय श्रृंखला बनाने का भी गुण होता है। जैसे 4 कार्बन है वो इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे, 5 होंगे तो पेंटागन की तरह इस तरह से जुड़ जाएंगे, तो ये चक्रीय श्रृंखला भी बना सकते हैं। एक तो ये सीधी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं और चक्रीय श्रृंखला बना सकते हैं। 2 गुण ये हो गए इसके। तीसरा है चतुष्संयोजकता। चतुष्संयोजकता मतलब इसकी 4 संयोजकता होती है। ये 4 जो परमाणु होते हैं वो 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। कार्बन का एक परमाणु किन्हीं भी 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है, तो इसमें कोई दूसरा परमाणु जुड़ेगा तो वो चारों तरफ से जुड़ सकता है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 परमाणु जुड़ सकते हैं। चतुष्संयोजक मतलब 4 परमाणु। अगर हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो वो चारों तरफ से जुड़ेगा इसमें ऐसे, तो अगर इसमें चारों तरफ से जुड़ सकता है इसलिए ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, अधिकतर सब जगह पाया जाता है। अब अगर हम Na को देखें, Na इसमें एक ही परमाणु जुड़ सकता है, तो NaCl जुड़ जाएगा, ये कुछ और जोड़ सकते हैं इसमें, तो इसमें एक ही जुड़ सकता है और इसमें 4 जुड़ रहे हैं, तो उससे कितना डिफरेंस आएगा। यहाँ पे एक ही जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहे हैं, तो जब यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं तो 4 अलग अलग भी तो जुड़ सकते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे अभी सारे हाइड्रोजन जोड़े हैं, अब यहाँ पे 4 अलग अलग परमाणु भी तो जुड़ सकते हैं। तो चतुष्संयोजकता इसका ये एक और गुण है। तो कार्बन के अधिकतर जगह पाए जाने का गुण एक श्रृंखलन का गुण है, एक चक्रीय श्रृंखलन का गुण और चतुष्संयोजकता। तो ये इसके मेन गुण है जिस कारण कार्बन अधिकांश जगह पे पाया जाता है। अब इसमें 1-2 पॉइंट और है, उनको और देख लेते हैं। हमारे पास ये 2 पॉइंट और है, इनको और देख लेते हैं। समावयव और समजात श्रेणी। समावयव क्या होता है और समजात श्रेणी क्या होता है, तो पहले समावयव को देखते हैं। समावयव में क्या होता है, जैसे कोई रासायनिक सूत्र है हमारे पास, तो रासायनिक सूत्र है एक है पर उससे 2 अलग अलग टाइप की संरचना बन सकती है, 2 या 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। तो उन रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं पर उनकी जो संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें क्या आएगा, रासायनिक सूत्र समान, रासायनिक सूत्र समान, संरचना भिन्न। रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं पर संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, C6H14, C6H14 ये हमारे पास रासायनिक सूत्र है। अब इससे हम अलग अलग तरह की संरचना बना सकते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 ये संरचना बनाएंगे, CH3 CH2 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 CH3, एक संरचना तो ये बनाई हमने। और बनाना चाहें तो इससे 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन है इसमें, इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3।
अब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14, H14। इसका फॉर्मूला यही आया, जो रासायनिक सूत्र ये था यही आया वहां पे। और इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6। हाइड्रोजन 3 और 2 5 5 और 2 7 और 1 8 8 और 6 14। एक ये बना सकते हैं, या फिर इस कार्बन को और कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बना सकते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब इसमें काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 1 8 8 और 3 11 और 3 14। तो इसमें भी 14 आ रहे हैं हाइड्रोजन। अब ये तीनों इनके रासायनिक सूत्र सेम आ रहे हैं, C6H14 C6H14 C6H14। रासायनिक सूत्र तो सेम आ रहे हैं, पर इनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग बन रही है। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं अवयव, वो समावयव कहलाते हैं। इनके रासायनिक सूत्र समान आ रहे हैं तीनों के, पर इनकी संरचना अलग अलग आ रही है, तो ये समावयव कहलाते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं समजात श्रेणी। समजात श्रेणी में क्या होता है, इसमें जो अगला पदार्थ बनता है वो पीछे वाले पदार्थ से CH2 ज्यादा होता है। मतलब जो हमारे पास एक पदार्थ है उससे हमें नेक्स्ट पदार्थ बना दे, तो वो जो नेक्स्ट पदार्थ बनेगा पहले वाले पदार्थ में CH2 जुड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट पदार्थ बनेगा। इसमें अगला पदार्थ पहले से CH2 अधिक, CH2 अधिक होता है। इसको एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे हमारे पास मेथेन है, CH4 है। अब इसका नेक्स्ट पदार्थ बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, इसमें CH2 ऐड होएगा तो हमारे पास अगला पदार्थ बन जाएगा इसका। CH2 प्लस करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, C2H4 यहाँ है और ये 2 6 ये बनेगा। और इसके आगे चलते हैं तो फिर से ये प्लस हो जाएगा, C3H8। और उससे आगे चलेंगे फिर क्या बनेगा, C4H10। और आगे चलेंगे C5H12। और इससे आगे चलेंगे C6H14। इस तरह से आगे चलते जाएंगे तो उसमें CH2 ऐड होता चला जाएगा। इसका मतलब जो अगला पदार्थ बन रहा है वो पहले पदार्थ से CH2 ज्यादा होता है, तो ये समजात श्रेणी कहलाती है। मतलब एक जैसी श्रेणी जिसमें एक जैसा ही पदार्थ ऐड हो रहा है और नेक्स्ट पदार्थ बन रहा है आगे, इसमें CH2 प्लस हो रहा है पूरे में, तो ये एक जैसी श्रेणी है, मतलब समजात श्रेणी। सब में CH2 ऐड हो रहा है, तो ये इस तरह से आगे चलती जा रही है। एक ही पदार्थ ऐड हो रहा है, मतलब एक ही पदार्थ ऐड होने से और नए बनते जा रहे हैं, तो इस तरह की श्रेणी समजात श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसमें ये और देख लेते हैं हम दहन। दहन में क्या होता है, जैसे कार्बन है या कार्बन के अपरूप है अलग अलग, उनको अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्रकाश निकलेगा और ऊष्मा निकलेगी। तो क्या होता है, इसमें कार्बन को या उसके अपरूपों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। तो इसको देखते हैं हम क्या होता है, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन व
उसके अपरूपों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश मिलता है। तो दहन में क्या हो रहा है, कार्बन को जला रहे हैं या उसका कोई भी अपरूप लेते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें CO2 निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा। जैसे हम सीधा कार्बन को ही लेते हैं, अगर कार्बन को लेंगे, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा प्लस प्रकाश। तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, CO2 निकली, ऊष्मा और प्रकाश। इस तरह से ही जैसे अगर हम मेथेन लेते हैं CH4 प्लस O2, इसमें क्या होगा, इसमें H भी आ रहा है तो यहाँ पे एक जल का अणु भी मिलेगा, हमें CO2 मिलेगा, CO2 प्लस H2O जल भी मिलेगा। ये बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु है और इधर ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो मेथेन को भी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो CO2 मिलेगी, ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा, पर यहाँ पे जल भी मिल रहा है। और अगर देखते हैं CH3 CH2OH, इसको देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे इसको तो क्या होगा, इसमें ये क्या है, शराब, एथेनॉल। अब इसको देखते हैं क्या होगा, इसमें जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो CO2 गैस प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, इसमें भी यही निकलेगा जो ऊपर वाली में निकला था। यहाँ पे इनको जलाना है, मतलब गर्म करना है। तो सबसे पहले हमने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो CO2 ऊष्मा और प्रकाश निकला। फिर ये कार्बन का अपरूप होगा मेथेन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, CO2 H2O ऊष्मा और प्रकाश निकला। ये भी कार्बन का अपरूप शराब या एथेनॉल, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, CO2 जल ऊष्मा और ये प्रकाश निकलेगा। तो इस तरह से अगर कार्बन या कार्बन के किसी भी अपरूप को हम जलाते हैं तो उसमें CO2 गैस निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।